दिव्यांशी तो कई पढ़ती हैं, दिव्यांशी दीक्षित, गुड इवनिंग। ठीक है, अब बताओ क्या पीछे जो वाक्य जब हम आपको शब्द पढ़ा रहे थे तो विकारी, अविकारी, तत्सम, तद्भव सब पे चर्चा कर दी थी मैंने। तत्सम तद्भव भी हो गया था कि नहीं? यस लिखो। हम जरा आपसे पूछ रहे हैं, हमें बताना क्या शब्द में हमने आपको ये चीजें बता दी थी। सबसे पहले हमने आपसे वर्ण पर चर्चा कर ली होगी, लिपि पर चर्चा कर ली होगी, फिर उसके बाद शब्द पर, फिर उसके बाद वाक्य पर, मम्मी जानती कहाँ, फिर उसके बाद भाषा, इसके बाद जो है शब्दों के टाइप शुरू हो गए होंगे। तो रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, संकर या मिश्रित शब्द, आगत अथवा विदेशज शब्द, तत्सम तद्भव, उसके बाद में विकारी अविकारी, यौगिक, अब इसमें से एक कोई लड़का लड़की जो पिछला जो है आप लोग पढ़े थे, दिव्या बता रही कि सर ये सब हो गया है। लिपि, वर्ण, शब्द, वाक्य, भाषा, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक, संकर, विशिष्ट, आगत, विदेशी, तत्सम, तद्भव, विकारी, अविकारी, ये सब हो गया। बबीता बता रही है, पूजा यादव बता रही है, सब कह रहे हैं कि हाँ ये सब हो गया था। तो अगर ये सारी चीजें हो गई थी, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको शब्द बताए होंगे कि शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उसको क्या कहते हैं, सार्थक, और दूसरा बताया था निरर्थक। ये बताया था सार्थक के तीन भेद आप लोगों को बताए होंगे। सबसे पहले 4, फिर 3, फिर 4। ये था उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद में ये था रचना के आधार पर, और ये था अर्थ के आधार पर। ये हमने आप लोगों को बताया होगा। उत्पत्ति भी बताया था 4 प्रकार के, तत्सम, उसके बाद तद्भव, फिर विदेशज, फिर संकर। रचना के आधार 3 प्रकार के रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, उसके बाद यौगिक शब्द। अर्थ के आधार पर भी 4 प्रकार के, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी और समानार्थी। उसके बाद निरर्थक बताया था 2 प्रकार के होते हैं, पहला विकारी और दूसरा अविकारी। ये बनाना सिखाया था ताकि आपसे क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाएं कि विकार शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, सार्थक शब्द कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो सार्थक शब्द के भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर सर देशज नहीं होता है, सुमन शर्मा पूछ रही है। तो सर ये देशज क्या होते हैं? शब्द देशज सब है, तत्सम तद्भव तो देशज है। हिंदी पूरी तो देशज ही है, जो भी हिंदी में शब्द चलते हैं वो देशज ही होते हैं। तो ये जो है देशज जैसा नहीं होता है, कुछ लोग बना देते हैं, वो नहीं माना जाता। तत्सम तद्भव, विदेशज, संकर, ये मैंने आपको सारा सब कुछ पढ़ा दिया था। मैंने शब्द टॉपिक में, मैंने शब्द में आप लोगों को सब कुछ बता दिया था। अब उसके बाद नंबर आता है, ठीक है, उसके बाद जो है वो नंबर आता है वाक्य का। अब किसका नंबर है? वाक्य का। अविकारी भी हो गया था। तो चलिए अब हम आपको वाक्य बता रहे हैं, देखते स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे ही वाक्य को पढ़ने का नंबर आया, विद्वान ने तुरंत परिभाषा बताई कि शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। जैसे विद्वान ने बताया कि शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है, ठीक है, लोगों ने कहना शुरू किया कि मोहन, सोहन, रमेश, सुरेश, दिनेश, लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि ये वाक्य है।
तो विद्वान को एक परिभाषा में एक जोड़नी एक शब्द परिभाषा में जोड़ना पड़ा, शब्दों के व्याकरणबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। माने विद्वान ने क्या परिभाषा, जब लोगों ने मैं, हम, तुम, मोहन, सोहन, रमेश, सुरेश करके लिख दिया, अब कहा ये एक वाक्य है। जब ऐसा लिख दिया कि एक वाक्य है, तो ये वाक्य के अंतर्गत नहीं आ रहा था। जब वाक्य के अंतर्गत नहीं आ रहा था तो विद्वान से कहा गया कि भाई परिभाषा कुछ ठीक करिए। विद्वान ने परिभाषा लिख दी कि शब्दों के व्याकरणबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। व्याकरणबद्ध का मतलब है अब शब्दों का समूह जो होगा वो व्याकरण से बंधा हुआ होगा। ये नहीं जो मन आए वो शब्द आप बोलते जाओ, ये नहीं चलेगा। शब्दों के व्याकरणबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। व्याकरणबद्ध माने व्याकरण से बंधे हुए शब्दों का समूह होना चाहिए। ये नहीं या हम, तुम, मैं, मोहन, सोहन, रमेश ऐसे बोल दो और कह दो वाक्य है। शब्दों का समूह जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? व्याकरणबद्ध होना चाहिए। व्याकरण किस नियम से बांधती है? व्याकरण किस नियम, कायदे, कानून से बांधती है? वो कहती है कि कम से कम एक कर्ता क्रिया कर्म हो। माने जो वाक्य बनेगा, जो शब्दों का समूह बनेगा, उसमें कम से कम एक क्या होना चाहिए? वाक्य होना चाहिए। जब विद्वान ने ऐसा लिख दिया व्याकरणबद्ध, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, हूं रहा मैं जा दिल्ली, हूं रहा मैं अभी खा खाना, ऐसे बोलना शुरू कर दिया। व्याकरण का प्रयोग कर रहे हैं, कर्ता क्रिया कर्म का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सीरियल से नहीं, सीक्वेंस से नहीं। तो फिर विद्वान को एक परिभाषा बनानी पड़ी, और उसने क्या परिभाषा बनाई? शब्दों के व्याकरणबद्ध क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के व्याकरणबद्ध क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जब विद्वान ने यह परिभाषा लिखा कि शब्दों का समूह जो हो वो व्याकरण से बंधा हुआ होना चाहिए, माने क्या है, उसमें कर्ता क्रिया कर्म होना चाहिए, तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि हूं रहा मैं खा खाना। विद्वान ने परिभाषा में एक शब्द और जोड़ दिया, क्रमबद्ध। माने ये नहीं कि हूं रहा मैं खा खाना इस तरीके से आप बोलोगे। आप कैसे बोलोगे? क्रम से भी व्याकरण का प्रयोग करोगे, कर्ता कर्म क्रिया का ध्यान रखोगे। तब लोगों ने बोलना शुरू किया कि मैं आगरा खा रहा हूं, मैं दिल्ली सो रहा हूं। ऐसे बोलना माने कर्ता क्रिया कर्म भी है, क्रम से भी है। विद्वान फिर परेशान हुआ और उसने क्या किया? एक फाइनल परिभाषा बनाकर रखी। और उसने क्या परिभाषा बनाई? देखिए, उसने परिभाषा लिखी कि शब्दों के व्याकरणबद्ध क्रमबद्ध सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं कहा जाता है, गलत हो गया। शब्दों के व्याकरणबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं, गलत हो गया। शब्दों के व्याकरणबद्ध क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं, गलत हो गया। शब्दों के व्याकरणबद्ध क्रमबद्ध सार्थक समूह, माने व्याकरण का प्रयोग हो, कर्ता क्रिया कर्म का क्रम से प्रयोग हो, पहले कर्ता फिर कर्म तब क्रिया। और नंबर 3 पर क्या है? हाँ, परिभाषा हो गई थी, लेकिन वाक्य पढ़ाने जा रहे हैं तो वाक्य के अंतर्गत जो है थोड़ा सा परिभाषा बोल रहे हैं, उसके बाद अभी शुरू कर रहे हैं आपका टॉपिक, ठीक है। और उसके बाद में क्या है? सार्थक समूह, सार्थक लगा दिया कि दिल्ली खाओगे नहीं, दिल्ली जाओगे, खाना सोओगे नहीं, खाना खाओगे। माने आपका सार्थक भी होना चाहिए, किस कर्ता के साथ, किस कर्म के साथ कौन सी क्रिया रखना है, इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे तो शब्दों के व्याकरणबद्ध क्रमबद्ध सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। बात आपको समझ में आई? अब इसके साथ जो है आते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब इसके साथ जो है, जैसे ही ये परिभाषा बताई, एक विद्वान खड़ा हो गया तुरंत और उसने क्या कहा कि वाक्य जो है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। मैंने विद्वान तुरंत खड़े हो गए, वाक्य 3 प्रकार के हो सकते हैं, वाक्य 3 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है।
परिभाषा गुरुजी ने पढ़ाई, 3 अलग-अलग विद्वानों ने क्या है वाक्य का निर्धारण करना शुरू कर दिया। एक विद्वान कह रहा है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, एक कह रहा है वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, एक कह रहा है वाक्य 4 प्रकार के होते हैं और एक कह रहा है वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। माने अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग प्रकार के वाक्यों का निर्धारण कर दिया कि वाक्य 4 प्रकार के, वाक्य 3 प्रकार के या वाक्य 8 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे ही ये शब्दों जैसी बात आई, इस विद्वान ने कहा हम भैया डायरेक्ट वाक्य के प्रकार नहीं बता सकते कि वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। पहले इनको सबको मैं जरा चेक कर लूं। जिन्होंने 4 प्रकार के बताए, इनसे पूछा तुम किस आधार पर कह रहे हो? इन्होंने कहा उत्पत्ति के आधार पर। इनसे पूछा किस आधार पर कह रहे हो? इन्होंने कहा रचना के आधार पर। इनसे पूछा गया तुम किस आधार पर कह रहे हो? इन्होंने कहा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर विद्वान लिखने ही जा रहा था कि वाक्य के 3 भेद हैं। वाक्य के 3 भेद हैं, क्योंकि वाक्य के कितने प्रकार हैं, वाक्य कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये बात 3 विद्वानों के अनुसार निर्धारित की जा सकती है। 4 प्रकार के भी हो सकते हैं, 3 प्रकार के भी हो सकते हैं, 8 प्रकार के भी हो सकते हैं। वाक्य के निर्धारण के अलग-अलग विद्वानों का अलग-अलग मत है। जैसे ही ये बात सामने आई, तुरंत विद्वान का दिमाग काम कर गया। जो वाक्य की डेफिनेशन बताने के बाद इन लोगों की बातें बैठा सुन रहा था, उसने कहा जो आप उत्पत्ति के आधार पर महाशय बता रहे हो, वो शब्दों में आपने बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर का मतलब होता है जो शब्द हिंदी में सीधे सीधे उतर आए। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले वे शब्द जो जैसे के तैसे हिंदी भाषा में उतर आते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है? उत्पत्ति के आधार पर रखा जाता है। माने संस्कृत से उतर आए, अंग्रेजी से उतर आए, फारसी से उतर आए, अपने यहाँ का और फारसी मिला दिया जाए, ऐसे ही शब्द हिंदी में शब्द रखे गए थे। जब हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द बताए थे आपको, तो सबसे पहला शब्द का टाइप आपको तत्सम बताया था, दूसरा शब्द तद्भव बताया था, उसके बाद में विदेशज बताया था और चौथा कौन सा बताया था? संकर बताया था। चौथा कौन सा बताया था? संकर। तो पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा विदेशज और चौथा कौन सा? संकर। तत्सम तद्भव विदेशज संकर। क्यों? क्योंकि जो शब्द डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी में आ गए, पैदा हो गए संस्कृत से, उन्हें क्या कहा गया? तत्सम। उन्हीं से परिवर्तित जो हो गए रूप बिगाड़कर, उन्हें कहा गया तद्भव। जो शब्द अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, ठीक है, इनसे सबसे पैदा हो गए, अरबी, ये सारे शब्दों से जो शब्द पैदा हो गए, उन्हें कहा गया विदेशज। और अपने यहाँ के और विदेशज मिला करके, माने इनको क्या है? जोड़ दिया गया आपस में, तो इनको दोनों को जोड़कर क्या है जो बन गए? वो संकर। माने इस विद्वान को रिमाइंड कराता है, इस विद्वान को रिमाइंड कराता है कि भैया आपने जो शब्दों पे पढ़ाया था, उत्पत्ति का आधार बताया था, उसमें आपने बताया था जन्म का आधार। उत्पत्ति का मतलब ही होता है जन्म लेना। जो शब्द डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी में जन्म ले गया वो तत्सम, जो उसका रूप बिगड़ गया तद्भव, जो विदेशी भाषाओं से शब्द हिंदी भाषा में आ गए वो सब क्या है? विदेशज। और जो अपने यहाँ के और विदेशी मिला दिए गए ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? संकर शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसे शब्दों को संकर शब्द कहा जाता है। भाई जो विद्वान यहाँ पर शब्दों में तत्सम तद्भव विदेशज संकर बता रहा था, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, कि इन टाइप के शब्दों की डायरेक्ट हिंदी में पैदावार हो गई, डायरेक्ट ये शब्द हिंदी में उतर आए, तो जो ये बता रहा था उत्पत्ति के आधार पर शब्दों में, वही व्यक्ति तो क्या है? वाक्यों में बता रहा है। अब वही व्यक्ति का आधार अगर वाक्यों में चलेगा, तो तुरंत ये व्याकरणाचार्य जो है इस व्यक्ति से पूछता है कि भैया बता दीजिए ऐसा कौन सा वाक्य है जो डायरेक्ट संस्कृत का वाक्य हिंदी में प्रयोग किया जाता हो जैसे का तैसा? ऐसा कौन सा वाक्य है जो उर्दू, फारसी, अरबी का वाक्य हो और हिंदी में प्रयोग कर लिया जाता हो जैसा का तैसा? ऐसे कौन से वाक्य हो सकते हैं जो डायरेक्ट हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिए जाते हैं? ये विद्वान तुरंत फंस गया, क्योंकि एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जो किसी दूसरी भाषा का डायरेक्ट हिंदी भाषा में जन्म ले जाए। इस बात को मेरे आप ध्यान से समझिए। मैं ये बताना चाहता हूं कि सार्थक शब्द के कितने प्रकार होते हैं, ये बताने के 3 भेद हैं। पहला प्रकार 4 रचना के उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा प्रकार रचना के आधार पर, तीसरा प्रकार अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो विद्वान कहता है वो क्या कहता है कि जो है तत्सम तद्भव विदेशज संकर। जब व्याकरणाचार्य
व्याकरणाचार्य उससे पूछता है कि आप तत्सम तद्भव विदेशज संकर कैसे ले आए हिंदी भाषा में उत्पत्ति के आधार पर। तो कहता है प्रभु उत्पत्ति का मतलब होता है जन्म, हिंदी में जन्म हुआ है कुछ शब्दों का। तो कहा कौन कौन से शब्दों का जन्म हो सकता है। विद्वान ने बताया व्याकरणाचार्य को कि पहला जो डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी में आया वो तत्सम, दूसरा क्या है जो उसका रूप बिगड़ कर तैयार हुआ तद्भव, जो अंग्रेजी उर्दू फारसी से डायरेक्ट हिंदी में शब्द पैदा हो गए उन्हें विदेशज, और अपने यहाँ के और विदेशी मिलाकर जो बना दिए गए उसे क्या कहा गया संकर। तो जैसे ही ये व्यक्ति शब्दों में ये अपनी पूरी बात बता पाता है, हिंदी का जो व्याकरणाचार्य बैठा है, जो व्याकरण कांता प्रसाद गुरुजी बना रहे हैं, वो कहते हैं इन लोगों से, इन विद्वानों से कि जब उत्पत्ति के आधार पर आपने वाक्य शब्द बताए थे तो आपने कहा था वे शब्द जो डायरेक्ट हिंदी भाषा में जन्म ले गए, जैसे संस्कृत से हिंदी में जन्म ले गया तत्सम, तो ऐसा एक वाक्य भी बता दो जो डायरेक्ट संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में जन्म ले गया हो, अंग्रेजी उर्दू भाषा से हिंदी भाषा में जन्म ले गया हो। तो शब्द तो डायरेक्ट दूसरी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किए जा सकते हैं, पैदा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी वाक्य नहीं है जो हिंदी में हिंदी जैसा माना जाता हो, हिंदी में शामिल कर लिया जाता हो। इसलिए उत्पत्ति के आधार पर, जन्म के आधार पर शब्द तो हो सकते हैं किंतु वाक्य नहीं हो सकते। इसलिए जो वाक्य वाली बात है वो आपकी क्या हो गई, फेल हो गई। वाक्य जो है वो माने नहीं जाएंगे उत्पत्ति के आधार पर, माने ये विद्वान जो है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, अब जब ये विद्वान फेल हो जाता है तो अब इनसे पूछा गया कि आप बताइए, इन्होंने बताया रचना के आधार पर, इनसे पूछा गया आप बताइए वाक्य कितने प्रकार के हो सकते हैं अर्थ के आधार पर। कहा इनसे, इस व्याकरणाचार्य ने कहा इन दोनों लोगों से डिफाइन करिए कैसे अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर हो सकते हैं। तो ये विद्वान कहने लगा रचना का मतलब होता है बनावट और अर्थ का मतलब होता है, ठीक है, परिणाम, माने निकलने वाला परिणाम। रचना के आधार पर का मतलब है बनावट और अर्थ के आधार पर का मतलब है परिणाम। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, रचना के आधार पर शब्द जो होते हैं वो कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। ये कहता है इनसे, जब विद्वान इस विद्वान ने इनसे पूछा कि आप जरा बताइए रचना के आधार पर का मतलब क्या होता है, तो इस विद्वान ने तुरंत बताया कि रचना का मतलब होता है बनावट, ड्राइंग। ठीक है, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर क्या होता है, शब्द कितने प्रकार के हो सकते हैं, आकार के आधार पर शब्द 3 प्रकार के हो सकते हैं। कहा इनसे पूछा गया कौन कौन, इन्होंने पहला बताया सरल वाक्य, दूसरा बताया मिश्र वाक्य, तीसरा बताया संयुक्त वाक्य। इनसे पूछा गया अर्थ के आधार पर बताओ, तो इन्होंने पहला वाक्य बताया विधि सूचक, दूसरा बताया नकारात्मक, तीसरा बताया प्रश्नवाचक, चौथा बताया विस्मयादिबोधक, पांचवा बताया, यहां पे लिखा है संकेतवाचक, छठा इच्छा बोधक, सातवां आदेशात्मक, और 8वां टाइप का वाक्य जो होगा वो सूचक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संदेहवाचक। ये 8 प्रकार के वाक्य इसने भी विद्वान ने बता दिए, माने इस विद्वान ने भी 8 प्रकार के बता दिए। ठीक है, ऊपर वाले विद्वान ने भी 8 प्रकार जो है कितने प्रकार के बता दिए, जो है 3 प्रकार के बता दिए, और इन लोगों की बात बिल्कुल सही मान ली गई। इसलिए जो है वो देखिए जरा वाक्य के अब क्या लिखेंगे, 2 भेद। जब 2 विद्वानों की बात सही मान ली गई तो अब हम क्या लिखेंगे, वाक्य के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। वाक्य के कितने भेद हैं, 2 भेद। 2 भेद क्या है, माने वाक्य के प्रकार बताने के 2 अलग अलग रहस्य हैं। क्या अलग अलग रहस्य हैं, हम भैया वाक्य को बनावट के आधार पर बता सकते हैं, रचना के आधार पर बता सकते हैं, और हम वाक्य को क्या है अर्थ के आधार पर बता
इस विद्वान ने कहा हम वाक्य को किसके आधार पर बता सकते हैं, जो है वो अर्थ के आधार पर बता सकते हैं। अब रचना का जो तात्पर्य है उसका मतलब है बनावट, आकार, और अर्थ का जो मतलब है उसका मतलब है परिणाम। इन लोगों से क्लियर किया जा रहा है कि बनावट क्या होती है। इस विद्वान ने बताया कि बनावट का मतलब है, बनावट का मतलब है कि आकार में वाक्य इतना बड़ा है कि इतना बड़ा है कि इतना बड़ा है, माने एक वाक्य ही है, या एक वाक्य और दूसरा वाक्य जुड़कर बना है, या दोनों पूरे वाक्य जुड़कर एक दूसरे में बने हैं। अगर इस टाइप का वाक्य है तो सरल वाक्य, इस टाइप का वाक्य है मिश्र वाक्य, और इस टाइप का वाक्य है तो संयुक्त वाक्य। माने रचना का आधार जो विद्वान पकड़ता है वो क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ आकार देखता है, और जो विद्वान क्या करता है, बनावट देखता, अर्थ देखता है, वो निकलने वाला परिणाम देखता है, वो वाक्य का परिणाम देखेगा, वाक्य की बनावट नहीं देखेगा। हम जरा एग्जांपल से आपको सिखाते हैं। पहले जैसे हमने लिखा राम आम खाता है, और दूसरा वाक्य लिख दिया राम आम नहीं खाता है। पहला हमने वाक्य लिखा राम आम खाता है, और दूसरा हमने वाक्य लिखा राम आम नहीं खाता है। पहला हमने वाक्य लिखा राम आम खाता है, और दूसरा वाक्य हमने क्या लिखा, राम आम नहीं खाता है। ये वाक्य बनावट से, आकार से क्या है, बिल्कुल एक जैसे हैं। ये दोनों वाक्य बनावट से, आकार से बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन अगर परिणाम से आप देखोगे इन दोनों को तो ये क्या है, सामान्य है वाक्य, और इसका परिणाम कैसा निकल रहा है, नकारात्मक निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है। माने जो विद्वान इन दोनों वाक्यों को सकल सूरत से ध्यान देगा, सकल सूरत से आपको बताएगा, निश्चित करेगा, रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर, सकल सूरत के आधार पर आपको निश्चित कराएगा, वो कहेगा कि ये दोनों टाइप के वाक्य सरल वाक्य हैं। लेकिन जो अर्थ के आधार पर, जो निकलने वाले परिणाम के आधार पर इन दोनों वाक्यों को निर्धारित करेगा, वो कहेगा इसका रिजल्ट है राम आम खाता है, माने राम का पेट भर गया, आम खत्म हो गया, और इसका मतलब है राम आम नहीं खाता है तो राम का पेट नहीं भरा और आम वैसे का वैसे रखा है। इसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि पेट भरा और आम खत्म, और इसका रिजल्ट निकल रहा है पेट खाली और आम उपस्थित। माने इन दोनों का रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट के आधार पर ये सकारात्मक है, ये नकारात्मक है। इसीलिए ये जब रचना के आधार पर देखोगे तो दोनों वाक्य सकल सूरत में एक जैसे हैं, इसलिए सरल वाक्य हैं। इसलिए रचना के आधार पर वाक्यों की संख्या 3 ही होती है, कम ही होती है। और जब अर्थ के आधार पर इन दोनों वाक्यों को देखोगे तो पहला वाला विधि सूचक या सकारात्मक है, और दूसरा वाला वाक्य जो है वो क्या है, नकारात्मक है। माने रचना के आधार पर ये दोनों वाक्य सरल वाक्य हैं, और अर्थ के आधार पर ये दोनों वाक्य सामान्य माने सकारात्मक और नकारात्मक दो टाइप के हैं। चलिए अब इसके बाद में क्या करते हैं, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम आपको एक एक करके सिखाना शुरू करते हैं। देखिए हमने आपको बताया वाक्य, जैसे ही वाक्य प्रकार बताना निश्चित शुरू हुआ, वाक्य की परिभाषा विद्वान ने बताई, कई सारे विद्वानों ने अपने वाक्य के प्रकार बताए, जिसमें केवल 2 विद्वान पास हुए, उत्तीर्ण हुए। एक ने कहा वाक्य 3 प्रकार के, दूसरे ने कहा वाक्य 8 प्रकार के। जिससे पूछा गया तुम 3 प्रकार के कैसे बताओगे, इसने कहा हम रचना के आधार पर बताएंगे। इनसे पूछा गया तुम किस आधार पर बताओगे, इन्होंने कहा अर्थ के आधार पर बताएंगे। बाकी जितने विद्वानों ने प्रकार बताए थे वो सब फेल हो गए, लेकिन ये दोनों विद्वान व्याकरण में पास हो गए व्याकरणाचार्य के सामने। माने वाक्य 8 प्रकार के भी हो सकते हैं, वाक्य 3 प्रकार के भी हो सकते हैं, वाक्य 8 प्रकार के भी हो सकते हैं, और वाक्य 3 प्रकार के भी हो सकते हैं। जब ये बात आई कि 3 प्रकार के भी हो सकते हैं, अर्थ और 8 प्रकार के भी हो सकते हैं, और दोनों बात व्याकरणाचार्य दोनों को पास कर देता है, उत्तीर्ण कर देता है, बाकी सब फेल हो गए, और इन दोनों लोगों की बात व्याकरणबद्ध हो गई, माने नियमानुसार सही हो गई। तो ये अब आपसे जब कोई पूछेगा वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कुछ भी नहीं बोलोगे,
तो वाक्य के दो भेद हैं। वाक्य के दो भेद है का मतलब वाक्यों के प्रकार दो विद्वानों के अनुसार निर्धारित किए जा सकते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं इसके दो रहस्य हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। सकल सूरत बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, जबकि निकलने वाले परिणाम के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। वाक्यों की सकल सूरत और बनावट भैया आंख कान नाक मुंह से नहीं चलती। वाक्यों की जो बनावट होती है वो किसके आधार पर चलती है? वाक्यों की जो बनावट है वो शब्दों की संख्या के आधार पर होती है। ठीक है, माने हम शब्द का रूप देखकर, शब्द का प्रकार देखकर, शब्द की एक लिमिट देखकर निर्धारित करेंगे। और जो विद्वान कहता है परिणाम के आधार पर, वो कहता है कि हमारा तो शब्द परिणाम माने निकलने वाले परिणाम से निर्धारित होगा सभी वाक्य कि कितने जो है कैसा है। जिस विद्वान ने कहा सकल सूरत के आधार पर देखूंगा मैं, तो अगर इतना बड़ा वाक्य है तो अलग टाइप का, एक वाक्य उपवाक्य वाला वाक्य है तो दूसरे टाइप का, और एक वाक्य और दूसरा वाक्य जुड़ा हुआ है तो ये अलग टाइप का। माने पहला सरल, दूसरा कौन सा मिश्र, और तीसरा कौन सा संयुक्त। इसी तरीके से इधर भी 8 प्रकार भी पीछे मैंने वीडियो में बताए थे। अब जब ये बात बता दी गई कि सकारात्मक नकारात्मक जैसा अर्थ वाक्य का निकलेगा, जब ये बात निश्चित हो गई तो अब यहां से क्वेश्चन कितने बनेंगे ये ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन बनेगा वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कोई जवाब नहीं। वाक्य के कितने भेद हैं, तो वाक्य के 2 भेद हैं, माने वाक्य 2 प्रकार से निर्धारित किए जा सकते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये बात हम 2 आधारों पर बता सकते हैं। पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य सरल, मिश्र और संयुक्त तथा अर्थ के आधार पर वाक्य जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। सरल, मिश्र, संयुक्त और जो भी मैंने 8 प्रकार के भी बताए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बात आती है एक एक वाक्य सीखने की। शुरू करते हैं सबसे पहला टाइप का, माने रचना के आधार पर जो 3 प्रकार के हैं उनमें। उसमें पहला टाइप का वाक्य कौन सा है? सरल वाक्य। ये सरल वाक्य की परिभाषा क्या है? सरल वाक्य की परिभाषा देखिए, वे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है। वे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है। वे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए ये सरल वाक्य की परिभाषा है। उदाहरण के लिए जरा देखते हैं, पहले हम आपको अंग्रेजी में बताएं। जैसे लिखा होता है ये रूबी वर्मा यह शिकायत कर रही है कि आवाज नहीं आ रही है। जरा आप लोग बताइए, मुझे कंफर्म करिए कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो? आ रही है, ठीक है। चलिए ठीक है, आते हैं देखते हैं। तो राम इज प्लेइंग क्रिकेट जब लिखा होता था तो ऐसे इसको हम बोलते थे सब्जेक्ट, और इधर वाले को इतने को बोलते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब है विषय, और विषय का मतलब है बारे में, और बारे में का मतलब है उद्देश्य। वीडियो ना आवाज तो ठीक है, जैसे आपने मोबाइल ऑन किया तो किसके बारे में? पढ़ने के बारे में, हिंदी पढ़ने के बारे में, लिखा तो सुपर टेट का सिलेबस पढ़ने के बारे में। आपका उद्देश्य भी मोबाइल ऑन करने का यही है, आपका विषय भी हिंदी है, माने उद्देश्य और विषय एक ही बात होती है। तो इस तरीके से ये सब्जेक्ट जो है इसे हम क्या कहते हैं? विषय या उद्देश्य कहते हैं। और विधेय प्रेडिकेट को कहते हैं। विधेय किसे कहते हैं? प्रेडिकेट को कहते हैं। तो जो है जंगल में छोड़ी आई, यहाँ एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। राम फुटबॉल खेल रहा है, जंगल में छोड़े जी सर, राम फुटबॉल खेल रहा है। मरियो छोड़े। हमारा इतना वाक्य बोलने का उद्देश्य क्या है? रोना नहीं होना, छोड़ा है ऐसा जिसके बारे में हम ये वाक्य बोल रहे हैं, तो हमें ये राम मिलता है, इसके बारे में हम ये वाक्य बोलते हैं।
उद्देश्य कौन है? ये राम है। ये अच्छी नौटंकी उद्देश्य कौन है? ये राम है। हमने इतना वाक्य किसके बारे में बोला? राम के बारे में बोला। और जो बोला उसे हम क्या कहेंगे? विधेय कहेंगे। क्या कहेंगे? विधेय कहेंगे। तो राम फुटबॉल खेल रहा है में राम क्या है? उद्देश्य है। और फुटबॉल खेल रहा है में फुटबॉल खेल रहा है क्या है? विधेय है। माने जिसके बारे में वाक्य बोला जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और जो बोला जाए उसे हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। ठीक है। मुबारक। उद्देश्य और विधेय क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पर छोटी छोटी परिभाषा लिखे दे रहा हूँ। क्या उद्देश्य है? वाक्य जिसके विषय में बोला जाए। वही डॉक्टर ने वाक्य जिसके विषय में बोला जाए। और ये विधेय क्या है? जो बोला जाए। वाक्य जिसके विषय में बोला जाए उसे हम कहते हैं उद्देश्य, और जो बोला जाए उसे हम क्या कहते हैं? विधेय। तो वाक्य जिसके विषय में बोला जाए वो उद्देश्य है, और जो बोला जाए उसे हम क्या कहते हैं? विधेय है। तो विषय में इतना बड़ा वाक्य किसके विषय में बोला गया? राम के विषय में बोला गया। और क्या बोला गया? फुटबॉल खेल रहा है बोला गया। माने जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है ऐसे वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं। राम फुटबॉल खेल रहा है और गाने सुन रहा है। अगर इतना मैं बोल दूं तो उद्देश्य तो राम अकेला रहेगा, लेकिन विधेय दो हो जाएंगे। कौन सा? फुटबॉल खेल रहा है और गाने सुन रहा है। तो ये वाक्य फिर सरल वाक्य के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि हमने ऊपर आपको सरल वाक्य की एक परिभाषा बताई है कि वे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है ऐसे वाक्यों को सरल वाक्य कहते हैं। उद्देश्य वो होता है वाक्य जिसके विषय में बोला जाए, विधेय वो होता है वाक्य जो भी बोला जाए। तो इस तरीके से बोला क्या गया वाक्य कि फुटबॉल खेल रहा है, तो ये विधेय है। और किसके बारे में बोला गया? राम के बारे में बोला गया, तो राम उद्देश्य है। अब इसके बाद में नंबर आता है सरल वाक्य के बाद में मिश्र वाक्य। दूसरा टाइप का वाक्य कौन है? मिश्र वाक्य। दूसरा टाइप का वाक्य कौन सा वाक्य हो गया? मिश्र वाक्य। मिश्र का मतलब ही क्या होता है? मिश्र का मतलब होता है मिश्रण। मिश्र का मतलब ही होता है क्या? मिश्रण। जैसे कि ये फ्लास्क है, ग्लास है, इसमें क्या है? यहां तक एल्कोहल भरा है। ठीक है। एक दूसरा फ्लास्क है, उसमें यहां तक जो है आपका क्या भरा है? वाटर भरा है, पानी भरा है। एक दूसरा फ्लास्क लेते हैं और इसमें क्या है? इसमें हम भर देते हैं यहां तक। ठीक है। यहां तक थोड़ा क्या है? वाटर और थोड़ा क्या? एल्कोहल। दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण। अब फ्लास्क में क्या करो? इसमें पूरा यहां तक आप एल्कोहल भर दो, तभी ये जो है सभी जो ये क्या कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा मिश्रण। और दूसरा फ्लास्क उठाओ, आप यहां तक पानी भर दो, तब भी नहीं कहा जाएगा क्या है? ये मिश्रण। लेकिन क्या है? फ्लास्क लीजिए, उसमें 10 ग्राम क्या है? एल्कोहल डाल दो और 10 ग्राम आप वाटर डाल दीजिए। ये जो मिलकर इसमें तैयार होगा इसे हम क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। ये क्या हो जाएगा? ये मिश्रण हो जाएगा। माने मिश्रण के लिए दो पदार्थों का आपस में मिलना जरूरी होता है। मिश्रण के लिए दो पदार्थों का आपस में मिलना जरूरी होता है, तब मिश्रण जाके कहा जाएगा। एक से मिश्रण काम नहीं। तो जब एक से मिश्रण बन नहीं सकता तो एक वाक्य से मिश्र वाक्य भी बन नहीं सकता। मिश्रण के लिए एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ डालना आवश्यक है। जब तक दूसरा पदार्थ डाला नहीं जाएगा तब तक पहला पदार्थ मिश्रण का रूप नहीं लेगा। माने मिश्रण बनाने के लिए पहले पदार्थ में दूसरा पदार्थ डालना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार से एक वाक्य में दूसरा वाक्य जोड़ना आवश्यक है। जब तक आप दूसरा वाक्य जोड़ोगे नहीं तब तक पहले वाक्य के अर्थ में पूर्णता नहीं आएगी, और जब पहले वाक्य के अर्थ में पूर्णता नहीं आएगी तो वाक्य बोलने का कोई मतलब नहीं बचेगा। अब वाक्य के अर्थ में पूर्णता आएगी, ये इसका क्या मतलब है? तो देखिए जरा, जब एक वाक्य के अर्थ में पूर्णता, जब एक वाक्य के अर्थ में पूर्णता लाने वाला उपवाक्य भी जोड़ दिया जाता है तो ऐसे जुड़े
हुए वाक्य को, तो ऐसे जुड़े हुए वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। ऐसे जुड़े हुए वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। देखिए, एक तो वाक्य हो गया ये, और दूसरा वाक्य हो गया ये दोनों वाक्य इस तरीके से अगर मिले हुए हैं तब तो मिश्र हैं। अगर इस तरीके से दो लाइन गांठ बना के जोड़ दी जाए तो ये संयुक्त है। माने क्या होगा, जब एक वाक्य के अर्थ में पूर्णता लाने वाला दूसरा वाक्य बोला जाता है, उपवाक्य बोला जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो ऐसे वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। अथवा कभी कभी एक कथन तथा दूसरा परिणाम होता है। अब कथन परिणाम भी एक में अगर जोड़े लिखे हुए हैं तो ऐसे वाक्य को भी हम मिश्र वाक्य कह सकते हैं। हमने अभी बताया एक फ्लास्क में अल्कोहल है, दूसरे फ्लास्क में वाटर है, अब बड़े फ्लास्क में सब कुछ मिला देंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। ठीक इसी तरीके से अगर एक अल्कोहल की बोतल है, दूसरी पानी की बोतल है, और दोनों को आपस में टेप लगाकर बांध दिया गया, दुकानदार बांध कर बेच रहा है अल्कोहल के साथ पानी की बोतल फ्री, तो ये क्या है, मिश्र है, माने जबरन जुड़े हुए हैं। आप जब चाहो टेप काट दीजिए, अलग अलग हो जाएंगे। किंतु मिश्रण अलग नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक पहले पदार्थ में आकर दूसरा पदार्थ नहीं मिलता तब तक वो मिश्रण का रूप नहीं लेते। जिस प्रकार से पहले पदार्थ में दूसरे पदार्थ का डाला जाना आवश्यक है, जब तक पहले में दूसरा नहीं डाला जाएगा तब तक उसे हम मिश्रण नहीं कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से जब तक एक वाक्य बोलकर दूसरा वाक्य आप नहीं बोलोगे तब तक पहले वाले वाक्य के अर्थ में पूर्णता नहीं आएगी। ठीक है, ऐसे जुड़े हुए दो वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं। एक कथन और एक परिणाम साथ साथ अगर बोल दिया जाए तो दोनों वाक्यों को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। कैसे, देखिए, उदाहरण, यदि डॉक्टर नहीं आया तो, यदि डॉक्टर नहीं आया तो। अब भैया तुम इतना किसी से वाक्य बोल दो और बोलने के बाद चल दीजिए, देखिए वो आपकी बात को समझ लेगा, वो आपकी बात को जान लेगा, वो कतई कभी भी आपके वाक्य को जानेगा नहीं, आपके मन में क्या चल रहा है इस बात को समझेगा नहीं। लिखा है यदि डॉक्टर नहीं आया तो, यदि डॉक्टर नहीं आया तो। जिस प्रकार से जब तक पहले मिश्रण में दूसरा मिश्रण नहीं डाला जाएगा तब तक दूसरा पदार्थ नहीं डाला जाएगा तब तक मिश्रण नहीं बनेगा। ठीक उसी तरीके से जब तक पहले वाक्य के अर्थ में पूर्णता लाने के लिए एक दूसरा उपवाक्य नहीं बोला जाएगा तब तक इस वाक्य के अर्थ में पूर्णता नहीं आएगी। ऐसे दो जुड़े वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं। भाई आप समझ पाओ क्या करना चाहते हैं हम, तो आप समझ लीजिए। ठीक है, आप तब तक नहीं समझ सकते हो जब तक इसमें क्या है, दूसरा उपवाक्य नहीं जोड़ा जाएगा। माने ये दोनों वाक्य एक दूसरे से ऐसे मिले हुए हैं, ये दोनों वाक्यों की आत्मा ऐसे एक दूसरे में मिली हुई है कि जब तक पहला वाला वाक्य अकेला लिखा हुआ है तब तक इसके अर्थ में पूर्णता ही नहीं आ रही है। इसके अर्थ में पूर्णता लाने के लिए दूसरा उपवाक्य जोड़ा ही जाना है। तो यहाँ पर भैया क्या होगा, तो रोगी मर जाएगा, रोगी मर जाएगा। जब हमने इतना जोड़ दिया तब जाके इस वाक्य के अर्थ में पूर्णता आई। ऐसे जुड़े वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं। हम तुम्हारे क्लास में आए, आप ऑफलाइन सामने बैठे पढ़ रहे हो, हम तुमसे कहें यदि तुम मुझे कल क्लास में बैठे मिल गए तो, ना तो लगाए इतना बोल के चलते यदि तुम मुझे कल क्लास में बैठे मिल गए, और इतना कहकर मैं निकल लूं क्लास से। अब तुम्हारा क्या है, मन लटका रहेगा कि मैं आगे की बात पूरी करूं। यदि डॉक्टर नहीं आया तो, वो सर यदि आप कल क्लास में मुझे बैठे मिल गए तो। अब बाद में क्लास और आने के मुझे ढूंढोगे कि तो मैं क्या कर लूंगा। अब मैं मिलूंगा, मुझसे पूछोगे गुरुजी बता दो क्या कर लोगे, मैं बताऊंगा तो मैं कल फिर तुम्हें पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर इतना मैं बता दूंगा तब आप वहां से क्या है चले जाओगे। इसका मतलब क्या है, जब तक हमने आगे की बात नहीं बताई तब तक आपकी आत्मा में शांति नहीं आई। माने क्या है, जब तक एक वाक्य बोलने के बाद उसी वाक्य के अर्थ में पूर्णता लाने के लिए दूसरे वाक्य को आप नहीं बोलो
अभी हमने कथन बताया है ताकि हम सफल हो सकें। ये कथन है। दूसरा, यदि डॉक्टर नहीं आया तो रोगी मर जाएगा। इस वाक्य के अर्थ में ये पूर्णता ला रहा है। ये एक कथन तथा दूसरा परिणाम है। ये एक क्या है, वाक्य है, और इसके अर्थ में पूर्णता लाने के लिए दूसरा बोला गया वो क्या है, उपवाक्य है। अगर ऐसे, भाई ऊपर वाला पहले वाला कथन है, हम कठिन परिश्रम करते हैं ताकि उसका रिजल्ट आगे लिखा है हम पास हो सके, सफल हो सके, तो ये एक कथन और दूसरा परिणाम है। और एक वाक्य लिखा है, यदि डॉक्टर नहीं आया तो रोगी मर जाएगा, तो ये क्या है, एक वाक्य और दूसरा उपवाक्य है। ऐसे वाक्य जो जुड़े तो दो हों, जो देखने में दो वाक्य आपस में जुड़े लग रहे हों, लेकिन अर्थ एक ही निकल रहा हो, तो इस तरीके से क्या होता है, तो ऐसे वाक्यों को हम सदैव कौन से वाक्य कहेंगे, मिश्र वाक्य कहेंगे। और मिश्र वाक्य के बाद नंबर आता है किसका, संयुक्त वाक्य का। संयुक्त वाक्य जब दो समान आधार के वाक्य आपस में जोड़े जाते हैं, जब दो समान आधार के वाक्य आपस में जोड़े जाते हैं तो ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जब दो समान आधार के वाक्य आपस में जोड़े जाते हैं तो ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे अब ये दो वाक्य जबरन जोड़े जाएंगे भैया, इनको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। भाई अल्कोहल की बोतल अलग है, पानी की बोतल अलग है, लेकिन इनको जोड़ने की कोई जरूरत थोड़े है। लेकिन क्या है, दुकानदार ने एक के साथ एक फ्री कर दिया तो जबरदस्ती टेप से बंधे हैं, तो ऐसे बात ऐसे को क्या कहा जाएगा, संयुक्त। तो उदाहरण देखिए संयुक्त का, ठीक है, शिकारी जंगल चला गया, ये क्या है, अगर ऐसे लिखा एक सरल वाक्य है। भाई पेपर में पूछ लिया जाए वाक्य कौन है, सरल वाक्य है, एक उद्देश्य है, विधेय है। लेकिन नहीं, इसमें अभी हमें और बोलना है साथ है। अभी हमें अपनी बात और कहनी है। शिकारी जंगल चला गया और मोहन अपने घर लौट गया। भाई हम मोहन शिकारी कहीं गए होंगे, ठीक है, तो शिकारी जंगल चला गया और मोहन अपने घर क्या लौट गया। तो इस तरीके से जब दो समान आधार के वाक्य आपस में जोड़े जाते हैं तो ऐसे वाक्यों को सरल वाक्य ही कहा जाता है, ऐसे वाक्यों को मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य ही कहा जाता है। ये मैंने आपको थोड़ा सा प्राइमरी बताया, थोड़ा सा बारे में बताया। अभी हम फिर से मिलते हैं आपसे 5 मिनट के ब्रेक के बाद, ठीक है, क्योंकि आप संस्कृत वाले से संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे, हम ही पूरा लेक्चर पढ़ाएंगे, हिंदी ही चलती रहेगी। तो 2 मिनट के बाद अभी जो है